चलो भाई, आज हम बात कर लेते हैं। हमारे पास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा जिसको आप लोगों ने एक सब्जेक्ट जो कंट्रोल सिस्टम था उसके नाम से जाना था। देखिए, कंट्रोल सिस्टम जो है आपके हर एग्जाम के लिए, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हो या फिर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से हो, कहीं पर आप लोग को मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर में भी आप लोग को ये चैप्टर पढ़ने को मिलता है, और इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर में ये चार ब्रांचेस के लिए कोर रहेगा मेरे पास में सिलेबस। तो आप बहुत अच्छे से इसको देखिएगा। मैं बिल्कुल बेसिक से उठाते हुए, जैसे और चीज़ें आप लोग को पढ़ाई उसी तरह से उठाते हुए यहाँ पर आप लोगों के साथ में चीज़ें एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बेसिक आप लोगों को समझा देता हूँ कि भाई मेरे पास में इसके अंदर में पढ़ना क्या क्या होता है। हमें सबसे पहला तो इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी पर काम करेंगे हम, कि क्या मेरे पास में टर्मिनोलॉजी होती है, ये समझ में आ गई तो उसके बाद में मैं आप लोगों से बात करूंगा टाइम रिस्पॉन्स को लेके। टाइम एनालिसिस करेंगे हम किसी भी एक सिस्टम के अंदर में, चाहे मेरे पास में ओपन लूप हो या फिर मेरे पास में क्लोज लूप सिस्टम हो, उसकी चीज़ें समझ में आएंगी आप लोगों को। फिर हम इसके बाद में जाएंगे जो हमारे पास में कंट्रोलर्स होते हैं, जैसे पीडी कंट्रोलर या फिर पी कंट्रोलर, इंटीग्रेटर कंट्रोलर, ये आप लोगों के पास में काफ़ी क्वेश्चन इसके ऊपर में आजकल देखने को मिलते हैं। फिर मैं बात करूंगा आप लोगों से सेंसिटिविटी को लेकर। फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ में, जो कि होगा राउथ हर्विट्स, जिससे हम ये चेक करते हैं कि मेरे पास में सिस्टम जो है स्टेबल है या फिर मेरे पास में अनस्टेबल सिस्टम बना हुआ है। ओके, फिर हम देखेंगे रूट लोकस। रूट लोकस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पर रहेगा। यहाँ से आपके क्वेश्चन कंफर्म है कि बनेंगे, कुछ थ्योरेटिकल बन सकते हैं और न्यूमेरिकल बनने के यहाँ पर ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आता है जो हमारे पास में बोर्ड प्लॉट होता है, बोर्ड प्लॉट के ऊपर में क्वेश्चंस आते हैं। और फिर फाइनली हम पहुंचेंगे हमारे पास में नाइक्विस्ट प्लॉट के ऊपर में। नाइक्विस्ट प्लॉट इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, कि यहां से आप लोग अगर गेट के एग्जाम में जाते हैं तो गेट में भी हमेशा क्वेश्चन मिलता है। किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर में जो कि आपका टेक्निकल होगा, उसके अंदर में नाइक्विस्ट प्लॉट से बहुत प्रोबेबिलिटी होती है कि आपके पास में क्वेश्चंस मिले। ठीक है, नाइक्विस्ट प्लॉट, बोर्ड प्लॉट और रूट लोकस, ये आप लोग को ऐसे में करवा दूंगा कि आपको सपने में भी ये चीजें दिखेंगी कि हाँ अच्छा इस तरह से आ गया तो मुझे कैसे अप्रोच करना अपने क्वेश्चंस को। तो पेशेंसली आप कंट्रोल सिस्टम मेरे साथ में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। पैरेलली मैंने अपना एडीसी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट्स है उसके भी क्लासेस चला रखी हैं। ठीक है, और नेटवर्क थ्योरी की भी अभी शुरू हो जाएंगी। और ये मैंने कंट्रोल सिस्टम आप लोग के जो काफी ब्रांचेस के लिए आने वाला था, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको शुरू कर दिया। ओके, चलिए। और भाई इन जितने भी पीडीएफ है इनके सबका जो पीडीएफ फाइल है, यहाँ पर जो भी आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, लेक्चर नोट्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं, इनका सबका पीडीएफ फाइल जो है आपको नीचे लिंक दिया हुआ है वहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में, उसके ऊपर में जाके आप क्लिक करेंगे तो उस टेलीग्राम लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर आप लोगों को सारी पीडीएफ फाइल मिलेंगी, या फिर कोई भी अपडेट होगी वहां पर आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। चलिए, मैं ज्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूंगा और इसके अंदर में मैं शुरुआत करता हूं आप लोगों के साथ में बेसिक जो मेरे पास में बेसिक रहने वाले हैं उनको लेकर मैं बात कर लेता हूं। तो पहली जो टर्म यहां पर निकल के आती है ओपन लूप सिस्टम। देखिए, ओपन लूप सिस्टम का मतलब ये होता है कि आपने कोई सिस्टम बना रखा है भाई, कोई भी चीज है, मान लो आप लोगों ने कोई भी एक अप्लायंसेस बनाया, उसके अंदर में आपने कुछ भी इनपुट दिया, आपने करंट दिया। मान लो यहाँ पर मैंने एक लाइट लगा रखी है, लेट अस सपोज मेरे पास में यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, मैं यहाँ पर करंट दिए जा रहा हूँ, करंट दिए जा रहा हूँ, और यहाँ पर आप लोगों को क्या मिल रहा है, यहाँ पर जब देखेंगे तो ये लाइट भी क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी इंटेंसिटी इसकी। लेकिन कुछ देर के बाद में आप देखेंगे कि ये जो है आपने बहुत एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट इसके अंदर में दे दिया, तो ये हमारे पास में जो बल्ब है या कोई भी आपने अप्लायंसेस लगाया वो क्या हो जाएगा, बर्न आउट हो जाता है। यानी कि यहां पर इस चीज को कंट्रोल करने के लिए कोई मेरे पास में एक अथॉरिटी नहीं लगी हुई है। तो उस अथॉरिटी को जब हम डाल देते हैं तो वो मेरे पास में सिस्टम बन जाता है क्लोज लूप सिस्टम। यानी कि वो यहां पर वॉच करेगा कि अच्छा आउटपुट सही आ रहा है, नहीं आ रहा तो इसको क्या कर देगा, यहां पर उसको कंट्रोल कर देगा कि नहीं भाई लाइट को कम करो, लाइट को कम करो। आप लोग यहां पर देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद में इंटेंसिटी इसकी आपको कांस्टेंट बनती हुई दिखेंगी। ये बेशक यहां पर आप कुछ भी इसके अंदर में करंट दिए जा रहे हो, यहां पर आपको इंटेंसिटी एक पर्टिकुलर वैल्यू की ही आप लोगों को मिलेगी। कैंडेला के अंदर में उसकी यूनिट को हम डिफाइन करते हैं इंटेंसिटी को। ठीक है, तो ओपन लूप सिस्टम ऐसे सिस्टम जिनका आउटपुट हमारे लिए कोई डिफाइंड नहीं होता है, हम दिए जाएंगे उसके अंदर में इनपुट, आउटपुट मिलता चला जाएगा। लेकिन जो मेरे पास में क्लोज लूप सिस्टम होते हैं, क्लोज लूप सिस्टम के अंदर में एक बड़ी खूबसूरत बात होती है कि इनका जो फाइनल पॉइंट होता है ना वो हमें डिफाइंड होता है। मान लो मैंने कह दिया कि नहीं मेरे को तो अपने आउटपुट के अंदर में 10 कैंडेला मेरे को इसकी आउटपुट चाहिए, तो वो इतना ही बनाकर मेरे को इंटेंसिटी देगा। या फिर मेरे जो भी आप लोग अप्लायंसेस देखते हैं या फिर कोई भी आपकी गाड़ी के अंदर में, घर के अंदर में कोई भी अप्लायंसेस लग रहा होता है, तो हर चीज के अंदर में ये मेरे पास में सिस्टम लगते हैं। उन्हीं सिस्टम को हमें पढ़ने के लिए ये क्लोज लूप सिस्टम पढ़ना पड़ता है जब भी हम कंट्रोल सिस्टम की बात कर रहे होता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आई होगी कि ओपन लूप का मतलब होता है कि मेरे पास में जिसका आउटपुट डिफाइंड नहीं हो, और क्लोज का मतलब होता है कि जिसके अंदर में मेरा आउटपुट एक डिफाइंड वैल्यू हो और उसको अचीव करने के लिए मेरा सिस्टम काम कर रहा हो। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं कुछ चीजों को लेकर जो कि आपको बार बार यहां पर टर्मिनोलॉजी यूज होगी। पहला आप लोग को यूज होगा जीरो। जीरो का मतलब क्या होगा, मान लो मेरे पास में एक
फ्रैक्शन वैल्यू लिखी, मान लो यहाँ पर मैंने न्यूमरेटर लिखा और नीचे मैंने डिनोमिनेटर लिख दिया, तो न्यूमरेटर के अंदर में जो मेरे पास में फंक्शंस आएंगे, देखिए पूरा जो यहाँ पर एनालिसिस चलता है वो हमारा एस डोमेन के अंदर में चलता है। एस डोमेन यानी कि मेरे पास में लैप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर में हमें इसको पढ़ने की जरूरत होती है, ठीक है। आप चाहे तो इसको फोरियर ट्रांसफॉर्म में से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सारा का सारा मेरे पास में फ्रीक्वेंसी डोमेन पर काम होगा। पहले हम टाइम रिस्पॉन्स के देखेंगे, फिर हम जाएंगे हमारे पास में जैसे एस प्लॉट, बोर्ड प्लॉट हो गया, नाइक्विस्ट प्लॉट हो गए, सारे एस डोमेन के अंदर में चल रहे होते हैं। यानी कि फ्रीक्वेंसी डोमेन है जिसके अंदर में सिग्मा प्लस में जे ओमेगा ये आप लोग दिखते हैं। तो ये मेरे पास में पहला जो पोर्शन होता है इसको आप रियल पार्ट बोलते हैं, और पीछे वाला जो होता है मेरे पास में इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का कुछ तरीका ऐसा होता है कि हमारे पास में रियल पार्ट आपका एक्स एक्सिस पर आता है और मेरे पास में जो इमेजिनरी पार्ट है वो उसके वाई एक्सिस पर मेरे पास में आ जाता है, ठीक है। तो आप इसको समझेंगे। तो यहां पर आपने देखा कि न्यूमरेटर जो वैल्यू है अगर मैं इसको 0 के बराबर पुट कर देता हूं तो यहां पर जो मेरे पास में वैल्यूज निकल कर आती हैं, जो भी वैल्यूज मेरे पास में निकल के आएंगी न्यूमरेटर को 0 करने से, तो वो मेरे पास में कहलाते हैं जीरोज। वो मेरे पास में क्या कहलाएंगे भाई, जीरो कहलाएंगे। यानी कि वो मेरे पास में सिस्टम के अंदर में जीरो जो होता है किसी भी सिस्टम के अंदर में, वो उसके आउटपुट रेस्पॉन्स को चेंज करता है, ना कि उसकी स्टेबिलिटी को। यानी उसकी स्टेबिलिटी हमें तो ये चाहिए ना कि हमारा सिस्टम एकदम स्टेबल बना रहे, यानी कि जैसा आउटपुट हमें चाहिए लगातार उसी तरह का आउटपुट अपने को मिलता रहे। तो ऐसी चीज को बोलते हैं कि वो सिस्टम मेरे पास में क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ओके तो वो जो जीरोज होंगे, यानी कि जब हम एक फ्रैक्शन की वैल्यू करेंगे, पूरा सिस्टम हम डिजाइन करेंगे अभी, तो उसके अंदर में जो न्यूमरेटर होगा मेरे पास में वो मेरे को जीरोज डिफाइन करेगा, और नीचे जो डिनोमिनेटर में होता है अगर इसकी वैल्यूज को मैं 0 के बराबर पुट कर देता हूं तो वो जो वैल्यू मेरे पास में निकल के आएगी उनको हम बोलते हैं क्या, पोल के नाम से जानते हैं। और पोल ही मेरे पास में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है अपने सिस्टम की स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के। जैसे मैं आप लोगों से बात करता हूं, मान लो मैंने लिखा x माइनस 2 डिवाइडेड बाई, ये मैं जर्नल एक एल्जेब्रिक फंक्शन लिख रहा हूं इसके अंदर में, और नीचे लिख दिया x प्लस में 3 मैंने लिख दिया भाई यहाँ पर। तो आप लोगों से मैंने पूछा कि भाई इसका जीरोस बताओ, तो आपको क्या करना है, जीरो का मतलब होता है न्यूमरेटर, तो आपने x माइनस 2 को 0 के बराबर पुट कर दिया, तो ये आपने कहा कि x जो है मेरे पास में सिस्टम 0 बन जाएगा, यानी कि कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देगा जब उसके पास में फ्रिक्वेंसी की वैल्यू मेरे पास में 2 आ गई है। यानी कि अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन से रिलेट करना चाहूं तो मान लो मैंने 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मेरे सिस्टम को दे दी, तो वहां पर सिस्टम मेरा क्या होगा, ये 2 वैकेंसी, ये मान लो 2 मेरे पास में आ गया, तो 2 माइनस 2 जब हो जाएगा तो ऊपर तो 0 आ गया। यानी कि मेरा जो सिस्टम है, मैं यहाँ पर 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को मैंने अप्लाई किया, तो बाहर मेरे को सिस्टम के अंदर में क्या मिलेगा, 0 आउटपुट मिलेगा। इसीलिए बोलते हैं कि ये जो होता है वो सिस्टम की स्टेबिलिटी को चेक नहीं करता है, उसकी स्टेबिलिटी को चेंज नहीं करता है। अच्छा, अब मैं ये बात करूं कि मैंने ऊपर लिख दिया x माइनस 2, x माइनस 3 और x माइनस 4 लिख दिया मैंने, और नीचे मैंने लिख दिया, मान लो मेरे पास में x माइनस, यहां पर मैं बात करूं 5 लिख दिया भाई मेरे पास में। अब यहां पर बताओ मेरे पास में जीरोज क्या होंगे। अगर मेरे सिस्टम ने 2 की फ्रीक्वेंसी दी, इस सिस्टम को मैंने 2 की फ्रीक्वेंसी दी, तब भी मेरे को आउटपुट 0 मिलेगा। क्यों भाई, क्योंकि इसके न्यूमरेटर में मेरे पास में क्या, जीरोज है। इसको मैंने 3 की फ्रीक्वेंसी दी तो भी मेरे को सिस्टम के अंदर में 0 मिलेगा, यानी कि आउटपुट मेरे को 0 मिलने वाला है। और 4 दिया तब भी मेरे को 0 मिलेगा। यानी कि कुछ हमारे पास में टर्म्स रहेंगी जो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये मेरे पास में सिस्टम जो होगा इन फ्रीक्वेंसीज के ऊपर में 0 हो जाएगा। तो इसी के एनालिसिस को हम बोलते हैं कि मेरे पास में वो जीरोज का एनालिसिस होगा। लेकिन जब मैं पोल की बात कर रहा होता हूं तो पोल के अंदर में क्या आता है, x माइनस 5 मैंने लिखा डिनोमिनेटर में, इसको 0 के बराबर पुट करो तो यहां पर आप देखेंगे कि x की इक्वल टू 5 हो गया। यानी कि अगर मेरे पास में सिस्टम ने 5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दे दी तो ऊपर तो मान लो कुछ भी टर्म मेरे पास में रही हो, नीचे मेरे पास में क्या हो गया, 0 हो गया भाई। x माइनस 5 है तो 5 की फ्रीक्वेंसी थी 5 माइनस 5, तो मेरे पास में सिस्टम क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि इसकी टोटल वैल्यू मेरे पास में 0 होगी, और रिस्पॉन्स क्या मिलने लगे इसका, इनफाइनाइट से जो मेरे पास में रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो गया। यानी कि मुझे ऐसा सिस्टम के अंदर में, यानी कि जब हम पोल की बात कर रहे होते हैं तो पोल अपने आप में क्या कर देता है, एक एक्सपोनेंशियल टर्म जो होती है उसको यहां पर इंट्रोड्यूस कर देता है आउटपुट रेस्पॉन्स के अंदर में, जो कि मेरे पास में एक पर्टिकुलर, अगर वो टाइम के बाद में स्टेबल हो जाती है, सेटल हो जाती है, तो हम तो बोलते हैं कि हमारे पास में सिस्टम स्टेबल है। लेकिन अगर वो स्टेबल नहीं होती है, जैसे आप लोग रिस्पॉन्स देखेंगे मेरे पास में सेकंड ऑर्डर के अंदर में, तो कुछ रिस्पॉन्स इस तरह के आते हैं, तो हमारे पास में क्या होता है, ये कुछ देर के बाद में सेटल हो जाता है जो हमें चाहिए होता है। ठीक है, यहाँ नीचे से शुरुआत होगी इसकी और ये ऊपर जाएगा, इसको ओवरशूट बोलेंगे, फिर धीरे धीरे क्या होता है, सेटल डाउन होता होता कुछ टाइम के बाद में बिल्कुल सेटल हो जाएगा। तो हम बोलते हैं कि मेरे पास में सिस्टम जो था वो यहाँ पर स्टेबल हो गया। लेकिन अगर ये नहीं होता है, मान लो इस तरह का रिस्पॉन्स इसने दिया, शुरू में कम दिया और बाद में क्या कर रहा है, ये ऐसे इंक्रीज होते जा रहे, तो हम बोलते हैं कि मेरे पास में सिस्टम क्या हो गया, ये अनस्टेबल हो गया। यानी कि यहां पर आप लोग बोल सकते हैं कि ये सिस्टम जो है वो अनस्टेबिलिटी की तरफ में मूव करेगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल टर्म यहां पर जो आ गई है वो इसके रिस्पॉन्स को ऊपर बढ़ाने की कोशिश कर रही होती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को आई होप ये चीजें समझ में आएंगी, क्या मेरे पास में पोल होंगे, क्योंकि पोल और इनका ही खेल मेरे पास में रहने वाला है। तो एक जनरल चीज आप लोग याद रख सकते हैं कि मान लो मेरे पास में एक सिस्टम है जिसको मैं जो एस डोमेन में लिखूंगा, कौन सा, सिग्मा प्लस जे ओमेगा की फॉर्म में लिखेंगे।
तो यहां पर आप देखेंगे कि अगर आपका पोल ये एक्स एक्सिस है, इधर पॉजिटिव होता है और ये मेरे पास में नेगेटिव है, यानी कि जो मेरे पास में सिग्मा इसका रियल पार्ट रहेगा, अगर वो नेगेटिव लाइन में मेरे पास में एग्जिस्ट कर रहा होता है, जो मेरे पास में नेगेटिव लाइन में मेरे पास में कर रहा होता है, तो वो मेरे पास में कभी भी टाइम जो होगा वो सेटल, सॉरी इसके अंदर में नेगेटिव जो मेरे पास में पोल रहेगा, नेगेटिव हाफ में जो पोल रहेगा वो मेरा सेटल हो जाएगा, और यहां पर जो मेरे पास में पोल आएगा कौन सी साइड में, जो मेरे पास में पॉजिटिव साइड में आएगा, वो सेटल नहीं होता है। तो हम बोलते हैं कि मेरे पास में सिस्टम क्या हो गया, वो मेरे पास में अनस्टेबल हो गया, यानी कि पोल हमेशा और हमेशा हमारा कहां लाई करना चाहिए, वो नेगेटिव साइड में लाई करना चाहिए, नेगेटिव पोल मेरे पास में आना चाहिए, तब हम कहेंगे कि मेरे पास में सिस्टम क्या हो गया, स्टेबल हो गया। लेकिन अगर वो राइट हाफ में मेरे पास में आता है, उसकी वैल्यू मेरे पास में पॉजिटिव आती है, तो हम कहेंगे कि मेरे पास में सिस्टम जो है वो अनस्टेबिलिटी की तरफ में ले जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, चलिए अब बात करता हूं मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं आपका गेट एग्जाम हो या फिर किसी भी एग्जाम के अंदर में। अब इसके अंदर में आप लोगों से देखा जाता है तो ब्लॉक डायग्राम से रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं, तो बेसिक टर्मिनोलॉजी को पढ़ते हुए चलते हैं, और फिर उसके बाद में डायरेक्ट मैं आपको टाइम रिस्पॉन्स की तरफ में लेके जाऊंगा। आज का लेक्चर इसी के ऊपर में रहेगा। ये क्वेश्चंस 1 नंबर के आते हैं और यहाँ पर आप लोगों से काफी कंफ्यूजिंग चीजें पूछ ली जाती हैं, तो आप बड़े अच्छे से इनको समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला जो इसके अंदर ब्लॉक डायग्राम के अंदर में तो कुछ की रूल्स हमारे पास में होते हैं, उन की रूल का यूज करके हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। पहली हम होता है हमारे पास में समेशन पॉइंट। समेशन पॉइंट का मतलब ये होता है कि मान लो मेरे पास में एक सिस्टम है, ये मान लो मेरे पास में कोई भी अप्लायंस लगाया और इसके अंदर में यहां से भी आप इनपुट दे रहे हो, यहां से भी इनपुट दे रहे हो और यहां से भी इनपुट दे रहे हो। जब भी हम कंट्रोल सिस्टम के अंदर में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये जो होल आप लोगों ने यहां पर दिखाया ना, जो गोला मैंने यहां पर बनाया, बिल्कुल छोटा सा पॉइंट बनाया है, इसको हम कंट्रोल सिस्टम के अंदर में एक पॉइंट बोलते हैं, जिसको समेशन पॉइंट के नाम से जानते हैं। कुछ इस तरह से आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पर आप लोगों को फिगर के अंदर में दिख रहा होगा। ठीक है, तो जहां पर मेरे पास में सिस्टम के अंदर में पॉजिटिव चीजें आ रही है यानी कि जुड़ रही है, तो हम उसको प्लस लिख देंगे, और अगर वहां से बाहर निकल रही हैं या फिर कुछ नेगेटिव चीजें लेके आ रही है, नेगेटिव रिस्पॉन्स मेरे पास में लेके आ रही है, जो कि हम क्लोज लूप सिस्टम के अंदर में पढ़ेंगे, तो वहां पर आप नेगेटिव डाल देते हो। ठीक है, यहां पर आप लोग पॉजिटिव लिख देंगे और नीचे मेरे पास में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आप लोग अगर वो नेगेटिव रिस्पॉन्स मेरे पास में लेके आ रहा है तो चलिए अब यहां पर देखो आप लोग कि कोई भी समीशन पॉइंट है तो हर एक पॉइंट के ऊपर में वो एक आउटपुट के रूप में भी काम कर सकता है। जैसे आप लोगों ने कहा कि नहीं मैं 4 इसके अंदर में तो पॉसिबिलिटी 4 ही लगा सकता हूं, मैंने कहा ठीक है, एक यहां पर लगा दो, एक यहां पर लगा लो, और यहां से भी आप रिस्पॉन्स ले लो और यहां से भी आप अपना आउटपुट ले लो। तो ये जो x1 आ गया और ये x2 आ गया, तो ये अगर बाहर निकाल रहे तो मैं y1 बोल दूं इसको। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास में क्या होगा, y1 जो जाएगा वो दोनों का समेशन जाएगा, किसका, x1 और x2 का, तो x1 प्लस में x2, क्योंकि ये भी क्या है, इस पूरे सिस्टम का ये आउटपुट है, तो ये भी मेरे पास में क्या रहेगा, y1 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास में भी वही वैल्यू जाएंगी, वही करंट मेरे पास में जाएगा जो x1 प्लस x2 का मेरे पास में समीशन रहेगा। तो वही चीज यहां पर मैंने आप लोगों को यहां पर दिखाने की कोशिश करी है कि अगर मेरे पास में सिस्टम कुछ इस तरह का बना हुआ है, तो आप अगर पॉजिटिव के अंदर में 2 इनपुट उसके अंदर में लगा रहे हो तो आउटपुट दोनों पॉइंट के ऊपर में सेम रहेगा। इसी को हम बोलते हैं हमारे पास में समेशन पॉइंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है टेक ऑफ पॉइंट। ये आपके जो ब्लॉक डायग्राम्स होते हैं उनकी थंब रूल है, वहां पर आप लोगों को काफी यूज करने को मिलता है। ये टेक ऑफ पॉइंट क्या मतलब होता है, टेक ऑफ पॉइंट का मतलब होता है कि अगर आपके पास में सिस्टम के अंदर में 2 डिफरेंट सिस्टम है और वहां पर मुझे कॉमन इनपुट चाहिए, तो वहां पर आप एक टेक ऑफ पॉइंट को लेके जा सकते हैं उस पर्टिकुलर इक्विपोटेंशियल लाइन से। अब इक्विपोटेंशियल लाइन क्या होती है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल लाइन का मतलब होता है कि ये आपने मान लो कोई करंट दे रखा है, लेट अस सपोज कि मेरे पास में ये वैल्यू है, ये ए पॉइंट है और ये मेरे पास में बी पॉइंट है, और थ्रू आउट इसके ऊपर में हर पॉइंट के ऊपर में इक्विपोटेंशियल है, यानी कि अगर मैं कहूं कि इन दोनों के बीच में वोल्टेज का डिफरेंस जो है वो 0 है भाई, क्योंकि जितना वोल्टेज ए पॉइंट पर होगा उतना ही वोल्टेज मेरे पास में बी पॉइंट पर रहेगा, तभी तो कहोगे इक्वी, यानी कि इक्वल, और पोटेंशियल दोनों के ऊपर में पोटेंशियल मेरे पास में 0 है। तो मैं चाहूं यहां से आउटपुट ले लूं, चाहे यहां से आउटपुट ले लूं या फिर यहां से आउटपुट ले लूं, कहीं से भी मैं इसके अंदर से आउटपुट लेके जा सकता हूं। तो इस लाइन को बोलते हैं हम टेक ऑफ पॉइंट, और सॉरी इस पॉइंट को हम बोलते हैं टेक ऑफ पॉइंट, और यहां से हमने ये जो लाइन लेके गए ये मेरे पास में क्या कहलाएगी, इसकी एक जो मेरे पास में आउटपुट लाइन के नाम से आप उसको बोलेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास में टेक ऑफ पॉइंट को आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, एक चीज और याद रखना कि जब भी हमारे पास में कुछ टर्म रहेंगी तो जी का मतलब क्या होगा इस पूरे सिस्टम के अंदर में, इसका मतलब होता है कि गेन, सिस्टम का जो गेन होता है, जिसको हम फॉरवर्ड गेन के नाम से भी हम जानेंगे इसके थोड़ी देर के बाद में। और एच जो जहां पर भी हम यूज करेंगे, ये मेरे पास में बेसिकली जो इसका लूप का रहेगा, या फिर जो मेरे पास में इसके फीडबैक का जो गेन रहेगा, फीडबैक गेन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो ये फीडबैक आप लोग यूनिटी फीडबैक और इस तरह की टर्म हमारे पास में अभी आने वाली है। मान लो मेरे पास में एक सिस्टम था,
सिस्टम का मतलब होता है जैसे आप लोग मान लो एक एम्पलीफायर आपके पास में, और आपने इसके अंदर में कुछ बोला, यहाँ पर आपने माइक से कुछ बोला और आप चाहते हैं कि ये एम्पलीफाई करके मेरे को बाहर में निकाल के दे भाई, अपनी आवाज को बाहर निकाल के दे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे नॉब होती है, उस नॉब को टर्न कर देते हैं, जितना हम टर्न करेंगे उतनी आवाज मेरे को बाहर एम्पलीफाई होकर मिलेगी। तो ये सिस्टम उसके अंदर में कर क्या रहा है, जो इसका आउटपुट इनपुट आ रहा था भाई, मान लो मेरे पास में 2 वोल्ट का मेरे पास में इनपुट आ रहा था, उस 2 वोल्ट के इनपुट को ये क्या बना रहा है, ये मान लो बाहर ये 4 वोल्ट का इनपुट बना के दे रहा है, आउटपुट बना के दे रहा है। तो आपने क्या देखा कि भाई इसके अंदर में 2 था और 2 से इसने कितने में कन्वर्ट कर दिया, इसने 4 में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो 4 में कन्वर्ट हुआ है ना, यही मेरे पास में क्या कहलाता है, इसका एम्पलीफिकेशन कहलाता है, यानी कि गेन कहलाता है। तो ये जो सिस्टम होगा, इस सिस्टम के अंदर में कुछ भी हो सकता है, एम्पलीफायर भी हो सकता है, ठीक है, इसके अंदर में एनकोडर डिकोडर कुछ भी यहां पर आप लोग यूज कर सकते हैं। तो ये जो आउटपुट होगा, इसका जो आउटपुट आएगा, उस सिस्टम के आउटपुट को ये मल्टीप्लाई करके यहां पर भेज रहा है। जैसे आप लोगों ने देखा कि x इसने इनपुट दिया तो बाहर मेरे को मिलेगा, इसने जो गेन दिया उसका आउटपुट x g1 आ गया। अब मुझे चाहिए कि नहीं, इसके आउटपुट जो इनपुट मेरे पास में आ रहा था, एक्स इनपुट जो आ रही थी, यानी कि एक्स करंट आ रहा था, मान लो मेरे पास में 1 एम्पियर करंट आ रहा था, इस 1 एम्पियर करंट को मैं अलग अलग हिस्सों में बांटना चाहता हूं। तो सेम करंट मेरे को चाहिए हर टाइम पे। तो मुझे ये जानकारी है कि भाई इक्विपोटेंशियल जो रहेगा, इक्विपोटेंशियल जो लाइन रहेगी, वहां पर मैं इसके ऊपर में एक जंक्शन लगा सकता हूं, यानी कि एक टेक ऑफ पॉइंट लगा सकता हूं। तो टेक ऑफ पॉइंट लगाया और आपने दूसरे सिस्टम को दे दिया, इसने कहा ये अपना दूसरा गेन बना के दे रहा है, तो इसने इसके साथ भी कौन मल्टीप्लाई होगा, मेन हमारा इनपुट फंक्शन तो एक्स था ना, जो इनिशियल वोल्टेज दिया या करंट दिया मैंने, वही तो यहां पर आया है। तो उसी को मैंने क्या कर दिया, दूसरे गेन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब कहा नहीं, मेरे को तो और चाहिए भाई, एक और आउटपुट, एक और मेरे को यही सेम इनपुट चाहिए। मैं अलग अलग जगह पे अलग अलग वायरिंग यूज नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, इसी के अंदर में एक जंक्शन बनाऊंगा और वहां से, क्योंकि मुझे पता है कि थ्रू आउट बीच में कोई भी गेन यूज नहीं हो रहा है, तो हर पॉइंट के ऊपर में इक्वी पोटेंशियल है ये, तो यहां से मैं इसका आउटपुट लूंगा, ये मेरे पास में टेक ऑफ पॉइंट बन जाएगा इस पॉइंट पर, और यहां से मैं लेकर इसके अंदर में दे दूंगा। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि नया जो मेरे पास में गेन बनेगा, जो इसका आउटपुट बनेगा, दैट विल बी XG3 के नाम से आप इसको देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये टेक ऑफ पॉइंट जो है, इन्हीं टेक ऑफ पॉइंट का पूरा खेल रहने वाला है जब आप ब्लॉक डायग्राम को या फिर उसके कुछ फंक्शंस होते हैं उनको जब पढ़ेंगे, ठीक है। तो फॉरवर्ड गेन का मतलब होता है कि आपने एक इनपुट दिया, नेक्स्ट मेरे पास में जो टर्म आप लोगों को बार बार यूज करने को मिलेगी वो मैं फॉरवर्ड गेन यूज करूंगा। फॉरवर्ड गेन का मतलब होता है कि आपने एक सिस्टम दिया और यहां पर इस सिस्टम को पता है कि भाई ये अपने आउटपुट को, जो इसके अंदर में इनपुट आएगा, उसको कुछ एम्पलीफाई करके देगा। मान लो मैंने 1 दिया इसके अंदर में और उसका गेन करने की उसकी कैपेबिलिटी है 2 की, तो बाहर मेरे को क्या कर देगा, 2 कर देगा। तो आप बताओ कि मेरे इस सिस्टम का गेन कितना हुआ। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि अगर दूसरा सिस्टम में बात करूं, तो यहां पर मैंने 2 इनपुट दिया और इसने मेरे को 4 आउटपुट दे दिया भाई। फिर मैंने इसके अंदर में 4 आउटपुट दिया, इसने मेरे को 8 दे दिया, ठीक है। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि मैं अगर इसका रेशियो, जो आउटपुट का रेशियो है, उसको इनपुट रेशियो से डिवाइड कर दूं, यानी कि 2/1 कर दूं, तो मेरे पास में क्या आ रहा है, उसका गेन आ रहा है 2 का। दूसरे वाले केस के अंदर में बात कर लो, 4 आउटपुट है और 2 इसका इनपुट था, तो यहां पर भी देखेंगे 2 आया। तीसरे केस के अंदर में भी देखो तो 8/4 इक्वल टू 2, यहां पर भी उसका गेन कितना है, मेरे पास में 2 आ रहा है। तो यही मेरे पास में क्या होता है, फॉरवर्ड गेन होता है, यानी कि इनपुट से लेके और आउटपुट के बीच में, आगे इसके बीच में कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, बिल्कुल जस्ट आउटपुट इसके यहां पर, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है ना। अभी थोड़ी देर के बाद में जब हम देखेंगे, तो जब मैं इसके अंदर में लूप लगा दूंगा, तो यहां से इसका जो मेरे पास में गेन होगा वो चेंज हो जाएगा। मैं जस्ट इसके इस पॉइंट की बात कर रहा हूं कि यहां पे इनपुट जितना गया और जस्ट इसने कितना बाहर निकाला, इनके पॉइंट्स की बात हो रही है। तो ये जो गेन रहेगा, इसको हम बोलते हैं, मेरे पास में क्या कहलाता है, फॉरवर्ड गेन के नाम से कहलाता है। यानी कि आप कहेंगे कि जो मेरे पास में इनपुट टुवर्ड्स आउटपुट, ये जो रेस होता है, इसको ट्रांसफर फंक्शन के नाम से हम जानते हैं। और ये मेरे पास में ट्रांसफर फंक्शन भी आप बोल सकते हो कि जो मेरे पास में आउटपुट आया डिवाइडेड बाई मेरे पास में जो इनपुट आया, इन दोनों का आप जो रेशियो देखेंगे, तो ये मेरे पास में ट्रांसफर फंक्शन के नाम से भी अभी थोड़ी देर के बाद में मैं इसको पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो ट्रांसफर फंक्शन भी आप इसको जान सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं बात कर देता हूं कि मेरे पास में कई बार ये क्लोज लूप सिस्टम के अंदर में फॉरवर्ड गेन ही अपने आप में क्या कहलाता है, वो इसका फीडबैक गेन भी कहलाएगा, लेकिन ये अपने आप में इसको हम यूनिटी गेन के रूप में वहां पर देखेंगे, तब ये हमारे पास में जो फॉरवर्ड गेन है वो ये हमारा क्लोज लूप सिस्टम का गेन भी कई बार कहलाता है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेता हूं कुछ और पॉइंट्स को लेके जो कि आपके इंपॉर्टेंट आपके इन चीजों को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो गेन आपको समझ में आया कि फॉरवर्ड गेन का मतलब क्या होगा। और जब मैं इसका क्लोज लूप सिस्टम की बात करूंगा, तो क्लोज लूप सिस्टम के अंदर में जो मेरे पास में गेन निकल के आएगा, उसका फॉर्मूला भी मैं आप लोगों को दूंगा कि बिल्कुल थंब रूल आप उसको यूज करके चलेंगे थ्रू आउट, जितनी भी हमारे पास में कंट्रोल सिस्टम चलेगा वही फॉर्मूला बार बार आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब इसके अंदर में कुछ की पॉइंट्स हैं वो पढ़ लो जल्दी जल्दी। पहला पॉइंट ये होता है कि अगर मान लो मेरे पास में समेशन पॉइंट है और मुझे एक टेक ऑफ पॉइंट है, मुझे समेशन पॉइंट है वो टेक ऑफ पॉइंट से दूसरी साइड में लेके जाना है, यानी कि टू मूव समेशन ऑन अदर साइड ऑफ टेक ऑफ पॉइंट इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, मुझे डायरेक्शन ऑफ फ्लो के डायरेक्शन में ही लेके जाना है। यानी कि मेरा फ्लो ये है कि एक्स इनपुट यहां से जा रहा है, ठीक है, और एक्स इनपुट से मेरे पास में
ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को सिस्टम को इसको अंदर, रिकॉर्डिंग होल्ड तो नहीं होगी भाई, चलो ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि ये समेशन पॉइंट है, इसको मैं आगे की तरफ में मूव करवाना चाह रहा हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सिस्टम को की डायरेक्शन के अंदर मैं चल रहा हूँ, तो जो इनपुट की डायरेक्शन थी उसी डायरेक्शन में मैं चला। तो आपने देखा कि मेरे को यहाँ पर आउटपुट के अंदर में चाहिए क्या, जब ये समेशन पॉइंट था तो समेशन पॉइंट के इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे ये जानकारी है कि जब ये आउटपुट दे रहा होगा तो आउटपुट के अंदर में पहले और इस दोनों का समेशन देगा, यानी x प्लस में x1 मेरे को देगा। तो यहाँ पर भी मेरे को जब ये सिस्टम के अंदर में जाएगा, ये गेन जाएगा तो उसको मल्टीप्लाई कर देगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद में आउटपुट जो मेरे को मिलेगा वो जी x प्लस में x1 मिलेगा। ये भी कहानी आपको समझ में आ गई। अब मैंने कहा कि नहीं, मेरे को कई बार क्वेश्चंस के अंदर भी रिक्वायरमेंट मिलेगी, कई लोगों का होता है जी आज हम इनको आगे पीछे करने की जरूरत क्या होती है भाई, हमें अपना सिस्टम जो बनाना होगा, एक हमें जो आउटपुट चाहिए होता है ना, जिसको हम ट्रांसफर फंक्शन से बोलते हैं, यानी कि मैं आउटपुट और इनपुट का जब रेशियो बोल देता हूं तो यहां पर जो निकल के आएगा उसको ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं, यानी कि कितना वो उसके अंदर में इंप्रूव कर सकता है, कितना उसके अंदर में गेन डाल पा रहा है। तो वो कई बार हमें पूरा सिस्टम जब हमें कॉम्प्लेक्स सिस्टम दे रखा होगा तब हमें इनको आगे पीछे करने की जरूरत पड़ती है। तो वहां पर आप लोगों के साथ में इनको चेंज करना आना चाहिए कि अगर ये आगे लेके जाऊं तो क्या होगा, पीछे लेके जाऊं तो क्या होगा। और गेट के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं और किसी भी पीएसयू के भी ये फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, इनके अंदर मैं पूछता हूं। चलिए यहाँ पर आप लोगों ने देखा जब भी गेन होगा तो मेरे पास में जी इंटू में एक्स प्लस में x1 यहाँ पर आ गया। चलिए अब मैं कहता हूं कि भाई मैं इस पॉइंट को आगे लेके जाना चाहता हूं, तो यहाँ पर तो इनपुट तो मेरे पास में x जा रहा है, तो x सिस्टम जा रहा है, तो ये तो अपना गेन क्या करेगा, उसको मल्टीप्लाई करेगा, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जी एक्स उसने कर दिया। मेरी कहानी तो यहां पर थी ना, मैं तो यहां से जी एक्स प्लस में x1 जा रहा हूं। अब थोड़ा बहुत आप सोचो कि भाई ये समेशन पॉइंट अगर मैं लगा रहा हूं तो समेशन पॉइंट पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर तो जी एक्स चला गया, ठीक है भाई, यहां पर तो कहानी खत्म हो गई। लेकिन अगर दूसरा भी सिस्टम जो मेरे पास में देगा वो भी अपने से जी एक्स वन मेरे को मिला के दे देंगे, तब तो ये जुड़ेंगे, जब तो मेरे पास में सही है जो मेरे पास में फाइनल आउटपुट था। आप फाइनल आउटपुट के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, वो तो आपको सेम रखना पड़ेगा, बस इंटरनली आपको कुछ भी इसके अंदर में डालना है। तो मैं ये करूंगा, जो गेन मैं यहां पर दे रहा था, जो सिस्टम मैंने यहां पर लगा रखा था, उसी सिस्टम को मैं इस पॉइंट पर लगा दूंगा उस इनपुट के साथ में, और वो इनपुट क्या करेगा, इसके अंदर में जाएगा, वो गेन अचीव करेगा, और जब ये समेशन पॉइंट पर जाएगा तो जी एक्स1 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट समझ आई। अब ये समेशन पॉइंट के आउटपुट आप लोगों ने अच्छे से समझे कि जब भी समेशन के आउटपुट निकलेंगे तो आप डायरेक्टली उनको ऐड कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि जो मेरे पास में इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फाइनल आउटपुट था वही मेरे पास में दोनों केसेस के अंदर में, यहां पर आप देख रहे हैं दोनों केसेस के अंदर में फाइनल आउटपुट सेम रहने वाला है। तो आप लोग को कहानी ये समझ में आई होगी कि आप कैसे भी इनको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, दो ही आप फंक्शन आप बार बार यूज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे गेन को, और फाइनली आपको इसके आउटपुट तक पहुंचने की कोशिश करनी है। ओके, चलिए अब बात करता हूं मैं नेक्स्ट को लेकर। तो नेक्स्ट के अंदर में ये बोल रखा है कि अगर मान लो मेरे पास में समेशन पॉइंट है, उसको मैं टेक ऑफ पॉइंट से इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो लेके आना चाहता हूं, यानी कि मैं समेशन पॉइंट मेरा आगे था और मैं उसको पीछे की साइड में लेके आना चाह रहा हूं। तो आप बताओ कि मैं जो गेन था मेरे को आउटपुट में क्या चाहिए, यहां पर आउटपुट में मेरे को जी एक्स चाहिए था, और फाइनली मेरे को जो आउटपुट चाहिए वो इस पॉइंट पर मेरे पास में आउटपुट आ रहा है जी एक्स प्लस में x1, क्योंकि इसके साथ में मैंने गेन मल्टीप्लाई थोड़ा ना किया भाई, यहां पर गेन नहीं मल्टीप्लाई हुआ है मेरा। तो आप देखेंगे कि जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, इस समेशन पॉइंट को पीछे की साइड में लेके आना चाह रहा हूं, तो मुझे इस गेन से डिवाइड करना पड़ेगा। जब मैं इस गेन से डिवाइड करूंगा तो इस पॉइंट का आउटपुट क्या बन जाएगा मेरे पास में, x यहां से आ रहा है मेरे पास में, प्लस क्या बनेगा, ये x1 डिवाइडेड बाय g1 बनेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। जब ये अंदर जाएगा तो ये सिस्टम क्या करेगा, इसको पूरा g1 से मल्टीप्लाई कर देगा। जब g1 से मल्टीप्लाई करेगा तो यहां पर आप देखेंगे तो ये तो बन जाएगा g1x बन गया, और अंदर के अंदर में क्या बचेगा, ये g1 से g1 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास में फाइनल आउटपुट क्या बनेगा, g1x प्लस में x1 आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो वही आप मेरे को आउटपुट ये चाहिए, और मेरे को फाइनली इनिशियली जब था वो मेरे पास में ये था, और फाइनल मेरे पास में ये, क्या हमने दोनों के आउटपुट को चेंज कर दिया, नहीं किया। यानी कि आप कैसे भी उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा और आपको आउटपुट जो उसका सेम निकाल के आना है। जब भी आप ये चीज याद रख लेना कि जब भी फ्लो की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप करेंगे उस गेन से, उस पर्टिकुलर गेन से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब भी आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर में डिवाइड करेंगे। बस ये दो थंब रूल है, जब भी आपको समेशन पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके ऊपर में गेट के ऊपर में 3-4 क्वेश्चन आए हुए हैं, जल्दी से देख लो। जब हम टेक ऑफ पॉइंट जो होती है, टेक ऑफ पॉइंट को हम अदर साइड लेके जाना चाहते हैं गेन के, बात वही है कि डायरेक्शन ऑफ द फ्लो या फिर अपोजिट टू द फ्लो। तो मेरे पास में ये पॉइंट लगा हुआ था, टेक ऑफ पॉइंट है,
ये तो समझ में आ गया टेक ऑफ पॉइंट क्यों है, क्योंकि इस पूरी के ऊपर में एक इक्विपोटेंशियल लाइन थी और इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, मैं कहीं से भी इसको उठा के ला सकता हूं इसके अंदर में। तो आपने देखा कि ये मेरे पास में आउटपुट इसका फंक्शन जो आएगा इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा तो gx हो गया, और दूसरे वाले का जो होगा जो मेरे पास में आएगा दैट विल बी g1x हो गया। यानी कि मेरे को दोनों पॉइंट्स के अंदर में क्या चाहिए, ये मेरे को इनिशियली चाहिए। जब भी आपके क्वेश्चंस आते हैं तो आप उनके आउटपुट लिख लो और आपको क्या रिक्वायर्ड है जो ऑप्शंस के अंदर में दे रखा होगा उसके थ्रू आप उनको अप्रोच करने की कोशिश किया करो इस क्वेश्चन के अंदर में। तो पहले फंक्शन में मुझे पता चला कि भाई मेरे को पहले वाले का आउटपुट चाहिए gx, लेकिन दूसरे को अगर मैं यहां पर ले जाऊं, अगर इसको मैं कुछ मल्टीप्लाई वगैरह डिवाइड वगैरह नहीं करता हूं, तो यहां पर ये जो फंक्शन हो जाता वो हो जाता इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर टेक ऑफ पॉइंट में लेके जाऊं और डायरेक्टली, तो g फंक्शन मेरे पास में आ जाएगा, यानी कि gx मेरे पास में आ रहा है, और दूसरा ये जो इसके अंदर में रहेगा तो गेन इसका g1 रहेगा। तो मेरे पास में आउटपुट ये चाहिए था, आउटपुट तो ये चाहिए मेरे को g1x, लेकिन आ क्या रहा है gx g1 आ रहा है। तो मुझे ये एक्स्ट्रा फैक्टर क्या लग रहा है, g1 लग रहा है, सॉरी g लग रहा है, तो g को हटाना है मेरे को, तो मैं इससे क्या कर दूंगा, इसको पूरे सिस्टम को डिवाइड कर दूंगा जब ये मल्टीप्लाई इसके अंदर में आ रहा होगा। तो टेक ऑफ पॉइंट से जब आगे की साइड में आप लेके जा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, मैंने समेशन पॉइंट के अंदर में बताया था कि आगे लेके जा रहे हो तो आपको मल्टीप्लाई करना है और पीछे लेके जा रहे हो तो आपको डिवाइड करना है। लेकिन जब मैं टेक ऑफ पॉइंट की बात कर रहा हूं तो टेक ऑफ पॉइंट को अगर आप आगे लेके जाना चाह रहे हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर में एक ट्रांसफर फंक्शन से, सॉरी एक गेन फैक्टर से यहां पर, तो जब इस पॉइंट पर लेके जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, और जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैसे ये 2-4 की थंब रूल है वो आप लोग याद रख लेना भाई। चलिए नेक्स्ट बात कर लेता हूं। इसके अंदर में भी फंक्शन अगर हम बात करें अपोजिट टू द फ्लो लेके जा रहे हैं तो अपोजिट टू द फ्लो मेरे पास में फंक्शन है, आउटपुट मेरे को gx चाहिए। अब ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट पड़ रही है। तो ये g1x आ गया मेरे पास में। दूसरे को आप देखेंगे इसको पीछे की साइड में मेरे पास में लेके जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, जो मेरे पास में यहाँ फंक्शन था जिससे आप उठा के लेके जा रहे हैं उसी को आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका आउटपुट ये सेम बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, गेन टर्म विल बी इंट्रोड्यूस इन द टेक ऑफ पॉइंट, उसके अंदर में जुड़ जाती है। अब बात करें कि की फैक्टर मेरे पास में क्या क्या यूज करने चाहिए। जब ब्लॉक डायग्राम्स को लेकर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो आपके गेट के लेवल के बनते थे वो मैंने वहां पर करवा दिए, ये अब आप आईएएस लेवल तक के थोड़े से क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे 2 की पॉइंट्स है वो आप लोग ध्यान रख लेंगे। जब भी आप लोगों के पास में जब भी कोई ब्लॉक डायग्राम दे दिया जाए और पूछ लिया जाए इसको सोल्व करके दिखाइए, तो सोल्व करने के लिए अगर आपको 2 समेशन पॉइंट बिल्कुल एक साथ में दिख रहे हैं, दोनों एक साथ में दिख रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उनके आउटपुट्स को उनके इनपुट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। मान लो इसका इनपुट मेरे पास में x1 था और यहां पर आप लोगों ने क्या किया, x था मेरे पास में मेन इनपुट और x1 मेरे पास में यहां से इनपुट आ रहा है और x2 मेरे पास यहां पर है, तो आप इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। या फिर कहें कि जो समेशन पॉइंट है इनको उठा के यहां पर रख दो और इस वाले को यहां पर रख दो, तो या फिर ऐसे कह लो, या फिर आप कहोगे कि मेरे पास में जो इनपुट थे उनकी वैल्यूज को आप यहां पर चेंज कर सकते हैं, x2 को x1 की जगह पे लिख सकते हैं और x1 को आप x2 की जगह पे लिख सकते हैं। फाइनल आउटपुट आपका वही रहेगा, x प्लस में x1 प्लस में x2, और दूसरे में भी x प्लस में x2 प्लस में x1 आप लोगों के पास में रहेगा। अब मान लो ऐसा हो जाए कि अगर मेरे पास में 3 इनपुट समेशन आ जाए, 3 इनपुट मेरे पास में आ रहे हैं, जैसे एक ये पॉइंट हो गया, एक पॉइंट हो गया और ये 3 पॉइंट हो गया, तो आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप कोशिश किया करो कि आप इनको 2 पॉइंट समेशन के अंदर में यूज करो, यानी कि इनको तोड़ने की कोशिश किया करो, 3 के अंदर में आप यूज मत किया करो। जैसे मुझे फाइनल आउटपुट क्या चाहिए, x1 प्लस में x2 प्लस में x3 चाहिए, तो आपने क्या किया, इस समेशन पॉइंट को 3 में तोड़ने की कोशिश करी। तो 3 में तोड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मुझे अगर यहां से ऐसा हो जाए कि पहले समेशन के अंदर में एक इनपुट मैंने यहां से दे दिया और दूसरा मेरा इनपुट यहां हो गया, समेशन लगाए तो दोनों के बीच में सम हो गया, x प्लस में x1 आ गया। ये इनपुट जब इसके अंदर में जाएगा तो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, समेशन के इस पॉइंट पर क्या वैल्यू रहेगी इसकी, यानी कि x प्लस में x1 रह गया। ओके, और ये मेरे पास में x2 पॉइंट जो था, ये दूसरा इनपुट जो मैंने यहां पर दे रखा है x2 वाला, इसको मैंने दूसरे समेशन पॉइंट पर लगा दिया, तब भी क्या करेगा, ये पहले वाले का इनपुट और दूसरे वाले का इनपुट दोनों सम होंगे, मेरे पास में फाइनल आउटपुट अभी भी क्या बन रहा है, x प्लस में x1 प्लस में x2। तो आप चाहे इस तरह से लिखो या फिर इस तरह से लिखो, दोनों के केसेस में मेरे पास में समेशन की वैल्यू जो है वो सेम आनी चाहिए, यानी कि उसके आउटपुट की वैल्यू मेरे पास में सेम आनी चाहिए। लेकिन आपको ये की रूल यूज करना चाहिए कि आप 3 वाले को 2 के अंदर में कन्वर्ट करें, तब आपके लिए थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना इजी हो जाता है। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं कि अगर मान लो मेरे पास में कोई नेगेटिव टर्म यहां पर डाल दी गई है, बीच के अंदर में नेगेटिव टर्म लगा दी गई है, तो आप चाहो तो जो समेशन पॉइंट है जहां पर आप लोग प्लस यूज करते हैं वहां पर आप माइनस कर दो। भाई मेन तो काम क्या रहेगा, इसका प्लस करने का रहेगा, लेकिन उसका सिंबल यहां पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जैसे इस फंक्शन की बात करें तो ये जैसे इसके अंदर में इनपुट था x प्लस में x1 इसने दिया, तो इसका जो आउटपुट आएगा उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है,
फिर इसके अंदर में सम होगा और बाहर मेरे को इसके साथ में समेशन होते हुए x2 के साथ में आ जाएगा। तो x2 हो गया, माइनस इसने इसका फंक्शन को क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया, तो नेगेटिव आ गया, और x1 प्लस में x1 आप लोग को यहाँ पर मिल जाता है। तो आप इसके इक्विवेलेंट को कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, जहां पर प्लस था उस -1 वाले को यहां से हटाएंगे और -1 वाले को हटाकर इसके समेशन के अंदर में डाल देंगे। बस इतनी छोटी सी कहानी थी इसकी, ठीक है जी। तो दो समेशन पॉइंट हैं, आप अलग अलग नेगेटिव, अगर इनके फंक्शंस आ रहे हैं, नेगेटिव यहाँ पर लगा रखा है -1 और यहाँ पर भी -1 लगा रखा है, तो आप डायरेक्टली उनको इस पॉइंट के ऊपर में भी समेशन के अंदर में डाल सकते हैं। चलिए अब मैं बात करता हूं कि अगर मान लो मेरे पास में दो कॉमन पाथ्स हैं, जो दो समेशंस हैं जो कि बहुत कॉमन है और दोनों पैरेलल पाथ्स के साथ में जुड़े हुए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। यानी कि मेरे पास में पता लगा कि ये जो फंक्शन है x1 है, तो यहां पर ये ट्रांसफर फंक्शन g देगा, इसको गेन देगा, फॉरवर्ड जो गेन होगा, और g x1 टर्म मेरे पास में बना देगा। तो g x1 मेरे पास में बनने से क्या होगा कि ये जो इसके अंदर में जाएगा, तो देखो दोनों के अंदर में मेरे को चाहिए, दोनों ही पॉइंट के अंदर में जब ये पैरेलली यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहाँ पर भी g x1 जा रहा है और यहाँ पर भी मेरे पास में g x1 जा रहा है। तो जब ये g x1 इसके अंदर में जाएगा, तो भी मेरे पास में इसकी वैल्यू g x1 इस समेशन पॉइंट पर जानी चाहिए और इस समेशन पॉइंट पर भी g x1 चाहिए। तो मेरा की रूल यही है। तो मैं क्या करता हूँ कि मुझे लगा कि यार ये तो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो मैं इसके अंदर में इस समेशन को तोड़ सकता हूँ, दो अलग अलग हिस्सों में ये तोड़ सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग पॉइंट पर ये मेरे पास में जाएगा और फाइनली मेरे को वही आउटपुट आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, x प्लस में 2g x1 आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेता हूं मैं कि टेको पॉइंट जो है अगर दूसरी साइड में लेके जाते हैं समेशन पॉइंट के अंदर में, डायरेक्शन ऑफ फ्लो के अंदर में, तब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये आप लोगों को इतनी डेप्थ में इसके अंदर में जाने की जरूरत है नहीं, जितना आपके लेवल तक था, जितने आपके एग्जाम पर पॉइंट ऑफ व्यू से था, वो मैंने यहाँ पर आपको करवा दिया। ठीक है, अब मैं आप लोगों के साथ में कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। एक गेन में बात कर लेता हूँ, गेन को लेकर कि जब गेन मेरे पास में कनेक्टेड हो, तो आपने समझा कि गेन का मतलब होता है कि मैं उसको जी से रिप्रेजेंट करूंगा भाई अपने फंक्शंस के अंदर में, और ये मेरे पास में फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसीज रहने वाले हैं। चलिए अब यहां पर आपने देखा कि अगर मेरे पास में सिस्टम के अंदर में दो गेन फंक्शन है, वो एक साथ में जुड़े हुए, यानी कि कैस्केड बोल लो आप उनको, तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यानी कि आप लोग जब इसका फाइनल एक आउटपुट लिखना चाहेंगे, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं G1 इंटू में G2, आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास में दो पैरेलली जुड़े हुए हैं, तो पैरेलली हमेशा और हमेशा वो जुड़ेंगे कैसे, आप उनको डायरेक्टली ऐसे नहीं जोड़ सकते कि भाई जुड़ गए। आप जब भी दो गेन फंक्शंस को जोड़ेंगे, तो वहां पर आपको समेशन पॉइंट लगाना पड़ेगा, और समेशन पॉइंट लगाने का मतलब आप लोगों को बिल्कुल जानकारी है कि वहां पर आप उनको ऐड करना पड़ेगा। यानी कि अगर ये G1 है और ये G2 है, तो आप इसको लिखेंगे G1, अगर मेरे पास में दोनों के अंदर में सेम इनपुट है, तो मैं लिखूंगा G1 इंटू में G2, और इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे S फंक्शन से, जो कि इसको इनपुट के रूप में काम कर रहा होगा। ओके, चलिए अब देख लेते हैं इसके अंदर में। तो वही चीज मैंने आप लोगों को बताई कि जब भी आपके गेन जुड़ेंगे, तो गेन जोड़ने के लिए हमेशा और हमेशा हमें एक समेशन पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, और इसका जो इक्विवेलेंट मेरे पास में स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरह से आप लोगों के पास में मिल जाएगा। और कैस्केड का होगा, कैस्केड का मतलब होगा कि दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बीच में कोई भी चीज नहीं जुड़ी, कोई भी इनके अंदर में अलग से सिस्टम आकर नहीं जुड़ा हुआ है, तो हम बोलेंगे कि मेरे पास में ये, या फिर अलग से कोई टेको पॉइंट यहां से नहीं लिया गया है, तो हम बोलेंगे दोनों सिस्टम मेरे पास में क्या है, एक कैस्केड की फॉर्म में है, और कैस्केड की फॉर्म में आप लोग इनके जो फंक्शंस होंगे, इनके जो वैल्यूज आएंगे, जो गेन फंक्शन होगा, उनको डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइनल जो आउटपुट आप लोगों को मिलेगा। इस केस में भी आपको देखो G1 के अंदर में जाएगा G1x, फिर ये इसके अंदर में जाएगा तो G1 G2 x बन जाएगा, तो ये आपके पास में आ गया, और इसके अंदर में भी जाकर देखोगे तो G1 G2 और जो मेरे पास में x यहाँ पर आ गया। चलिए अब मैं बात करता हूँ क्लोज लूप सिस्टम को लेकर। क्लोज लूप सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के पास में बनने वाला है। क्लोज लूप सिस्टम में आपको जो पढ़ना पड़ेगा वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव फीडबैक से रिलेटेड आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। पॉजिटिव का मैं बताऊंगा, लेकिन उसके अंदर में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। चलिए नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या होता है, देखो फीडबैक का मतलब होता है कि मेरे सिस्टम को कोई इन्फॉर्म करे कि भाई आपके सिस्टम के साथ में क्या चल रही है, गड़बड़ चल रही है, तो वो गड़बड़ जो चल रही है उस सिस्टम के साथ में, वो उसको अपने आप में स्टेबल कर ले। तो कहानी मेरी ये रहने वाली है। अब उसको जो बताने वाला है, जैसे आप लोग बचपन में पढ़ना लिखना शुरू किए, तो आपके पेरेंट्स जो थे, पेरेंट्स आपको क्या बोलते थे, भाई पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। आप स्कूल के अंदर में गए, स्कूल के अंदर में टीचर ने भी कहा भाई पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, आपने पढ़ते गए, लेकिन हुआ क्या कि आप एफिशिएंट नहीं बन पा रहे। तो मैं गया आपके टीचर के पास, मतलब आपके पेरेंट्स जो थे वो आपके टीचर के पास में जाते थे और पूछते थे कि भाई हाँ क्या फीडबैक है मेरे बच्चे का, तो वो बताते कि जी इसको थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत है, या फिर ऐसा बोलते थे कि नहीं बहुत अच्छा है और अच्छा करने की इसको जरूरत है। लेकिन यहां पर जो हमारे पास में कंट्रोल सिस्टम है, इसके अंदर में बहुत अच्छा है, उससे अच्छा करने की जरूरत है, वो हमें जरूरत नहीं पड़ती। हमें तो भाई एक पर्टिकुलर आउटपुट जो है ना, मुझे एक डिसाइड कर दिया गया है। जैसे मैंने क्लोज लूप सिस्टम के अंदर में बात करी थी कि मैंने एक आउटपुट जो है वो डिसाइड कर दिया, मुझे अपना आउटपुट उसके दौरान चाहिए। यानी कि मैंने कहा कि मेरे को अपने बच्चे के जो मार्क्स है वो 90
मार्क्स चाहिए, 90 मार्क्स ही चाहिए, ना उससे ज्यादा और ना उससे कम चाहिए। तो मैं अगर बच्चा जो है बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, अगर 95 लेके आ रहा है तो पेरेंट्स कहने जी आपका बच्चा जो बहुत अच्छे से अच्छा कर रहा है, मैं कहूंगा नहीं मेरे पास में उसको 90 के पास में लेके आओ। अब वो मान लो 85 कर रहा है, तो 85 कर रहा है तो मैं कहूंगा जी मेरा बच्चा कैसा कर रहा है, तो कहेगा कि भाई आपका बच्चा जो 85 कर रहा है और अच्छे से थोड़ा कम कर रहा है, नहीं मेरे को अच्छा चाहिए, तो वो 90 पर लाने की कोशिश करेगा। तो ये जो फीडबैक है ये कहां से मिल रहा है, ये आपकी फैकल्टीज या जो आपको टीचर था वो बता रहा है ना कि भाई आपका सिस्टम ऊपर जा रहा है, उसको कम करो कम करो। आपका जो मेरे पास में कम जा रहा है तो आप कहोगे नहीं उसको ऊपर करो। तो ये जो आपको बताने वाली चीजें हैं ना, इसी को हम बोलते हैं फीडबैक के नाम से जानते हैं। अब सिस्टम जो होता है हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होते हैं बेसिकली, मैकेनिकल के अंदर में जाएंगे तो हमारे पास में मैकेनिकल सिस्टम्स वहां पर आ जाते हैं, मशीनरी होगी वहां पर सारी चीजें यूज होती है। इलेक्ट्रिकल के अंदर में भी हमारे पास में फीडबैक का यूज होता है। तो ये जो चीजें कौन बता रहा है, इसी को हम एक लूप के रूप में यूज करते हैं और उसी को हम जानकारी से इसके अंदर में जानते हैं किस नाम से, क्लोज लूप सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो नेगेटिव फीडबैक उसको देके जाएगा, क्योंकि वो नेगेटिव फीडबैक देगा, कम है तो उसको ज्यादा करने की कोशिश करेगा और ज्यादा है तो उसको कम करने की कोशिश करेगा। बस इतनी छोटी सी आप लोग इसके अंदर में एक टर्म याद रख लो। चलिए, तो मेरे पास में सिस्टम था, ठीक है भाई, यहां पर मैंने समेशन पॉइंट लगा दिया। जब भी आपको नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की बात करनी होगी तो यहां पर जो आउटपुट जाएगा इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं जर्नली, ठीक है ना। जो इसका मेरे पास में समेशन पॉइंट का जो जाता है इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं जर्नली। आप किसी टर्म से भी यूज कर सकते हैं, उससे मैटर नहीं करता, लेकिन नॉर्मली आप इसे यूज करेंगे तो बेटर रहेगा। बाकी जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, आप आईएएस का पेपर नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर कि आपको एक एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन बेसिक आपको समझना जरूरी होगा इसके अंदर में, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने कहा था ना कि ये आपकी नींव रखेगा। आपके चाहे बोर्ड प्लॉट हो मेरे पास में, निक्विस्ट प्लॉट हो, कुछ भी हो, सभी के लिए यहाँ पर नींव रखने वाली चीजें ये। तो जी मेरे पास में फंक्शन है, मुझे पता लगा कि ये ट्रांसफर फंक्शन है, कैसे पता लगा भाई, जी से इसने रिप्रेजेंट कर दिया। या फिर अगर जी के अदर भी कोई टर्म यूज करेगा तो आप लोगों को जरूर बताएगा वो। आउटपुट कहाँ है मेरे पास में, फाइनल मेरे सिस्टम का आउटपुट कहाँ है, ये तो पूरा एक डब्बा रखा हुआ है, ये मेरे पास में डब्बा रखा हुआ है भाई। मुझे अब बताओ कि मेरे पास में आउटपुट कौन सा है, आउटपुट मेरे पास में y है और इनपुट मेरे पास में x है। अब सिस्टम के अंदर में क्या चल रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे तो मेरा ट्रांसफर फंक्शन चाहिए y डिवाइडेड बाई x, बस ये चाहिए। अंदर आप क्या रख रहे हो मुझे उससे मतलब नहीं होना चाहिए, कैसे किससे मल्टीप्लाई करके लेके आ रहा हूं मुझे वो निकाल के लेके आना है। अगर वो मैं निकाल लूं तो मैं कहूंगा कि वो मेरे पास में नेगेटिव फीडबैक कहलाएगा उसका। चलिए अब देखते हैं उसको भी। तो इसके अंदर में मैं पहला आप लोगों को थोड़ा सा डेरिवेशन टाइप में यहां पर समझाऊंगा कि यहां पर मेरे पास में ई है। अब ई की वैल्यू क्या हो सकती है, ये आप लोगों ने सिस्टम लगाया, यानी कि जो आउटपुट यहां से निकला था, जब इस फंक्शन से निकला, मैंने कहा था ना कि मैंने बल्ब लगाया और बल्ब की मैं इंटेंसिटी करंट दिए जा रहा हूं, करंट दिए जा रहा हूं और वो उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। अब वो बढ़ाया जा रहा है तो मैं इसको एक लेवल लगा दिया, भाई ठीक है मैं आपसे आउटपुट लूंगा, अगर मुझे लगेगा कि आपकी वैल्यू ज्यादा हो रही है तो मैं उसको कम करवाने की कोशिश करूंगा और कम है तो उसको मैं ज्यादा करवाने की कोशिश करूंगा। तो इसी इक्विपोटेंशियल लाइन से हम क्या ले लेते हैं कि टेक ऑफ पॉइंट ले लेते हैं। अब समझ आई चीज कि ये टेक ऑफ पॉइंट क्या होगा, यानी कि जो इसका आउटपुट रहेगा वही इस पॉइंट पर रहेगा, उसी का मैं यूज करूंगा अपने सिस्टम को आगे चेक करने के लिए। और जब भी यहां पर लगाएंगे तो एच ट्रांसफर फंक्शन, यानी कि इसका फीडबैक ट्रांसफर फंक्शन के नाम में से हम इसको जानते हैं। जब ये हमारे पास में यूनिटी फीडबैक हो जाएगा, 1 इसकी वैल्यू हो जाती है, तो फीडबैक फैक्टर यहां पर आप इसको एच से जानेंगे। ये भी हमारे पास में फ्रीक्वेंसीज का ही जो इसके अंदर में फंक्शन रहेगा, फ्रीक्वेंसीज के ही इसके अंदर में सारी हमारे पास में टर्म्स यूज होने वाली। चलिए ये यहां पर फंक्शन आएगा, ये अपना फंक्शन लेके चलेगा और यहां पर इसके साथ में ऐड ऑन करने की कोशिश करेगा। अब देखो यहां पर तो आप लोग देख पा रहे हैं कि फीडबैक का मतलब क्या होगा, ये जो एरर निकल के आएगा ना, जो यहां पर एरर निकलेगा वही तो मेरे को सिस्टम को बताएगा कि भाई मेरे को कितनी जरूरत है ऊपर या नीचे करने की। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो एरर होगा, जो एक्स ने डाला और जो यहां से निकल के आया, अगर इसके बीच में कोई भी एरर आ रहा है तो आप बोल सकते हैं x माइनस में x1, जिसको वो ठीक करने की कोशिश करेगा। एक बार तो आउटपुट जो निकल गया वो निकल गया, अब उसके बाद तो उसको एरर को जो है उसको मेरे पास में स्टेबल करने की कोशिश करेगा सिस्टम। तो यहाँ पर x1 माइनस x1, तो x1 को आप क्या ले सकते हैं, क्योंकि मेरे पास में यहाँ पे y फंक्शन ही निकल के आ रहा होगा, इक्विपोटेंशियल है, तो यहाँ पर y है तो मेरे पास में यहाँ पर भी y पॉइंट आएगा जो इसका ट्रांसफर फंक्शन रहेगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे hy हो जाएगा, ये y जो यहाँ से निकल के आ रहा है तो इस ट्रांसफर फंक्शन से जाएगा तो hy हो जाएगा। और जब इसके अंदर में जाएगा इस पॉइंट के ऊपर में, तो यहाँ पर मैं इसके साथ में नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर डाल देता हूँ, तो नेगेटिव जाएगा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा मेरे पास में hy आ जाएगा, x माइनस में hy। अब इस पूरे को आप सोल्व करेंगे तो ये आप लोग याद रख लेना, इस ट्रांसफर फंक्शन को पूरा सोल्व करेंगे तो ऊपर मेरे पास में आएगा जो फॉरवर्ड गेन होता है और डिवाइडेड बाय 1 प्लस में
ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, 1 प्लस में GH, ये जो प्लस का खेल है ना, यही आपको बताएगा कि मेरा सिस्टम जो है वो नेगेटिव फीडबैक है इसके अंदर में, या फिर मेरे सिस्टम के अंदर में एक पॉजिटिव फीडबैक है। अगर ये वैल्यू मेरे पास में, जो इसके नीचे वाले की बात कर रहा हूं मैं, जो अगर ये फंक्शन मेरे पास में नेगेटिव वैल्यू आ जाता है, तब आप कहेंगे कि मेरे पास में सिस्टम जो है वो पॉजिटिव फीडबैक है, और ये वैल्यू अगर पॉजिटिव मेरे पास में रहती है तो आप कहेंगे मेरे पास में नेगेटिव फीडबैक है। भाई ये की पॉइंट आप लोग याद रख लेना भाई इसके अंदर में। ठीक है, तो सिस्टम को अब मैं क्या लिख सकता हूँ, पूरा जो मैंने इतना बड़ा सारा एक सिस्टम बनाया था इसके अंदर में, इस पूरे सिस्टम को मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, इसका एक ट्रांसफर फंक्शन लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ g डिवाइडेड बाई 1 प्लस में gh, इसका पूरे का फंक्शन मैं लिख सकता हूँ। तो वही चीज़ यहाँ पर हमने करी है कि आप लोग इस पूरे फंक्शन को, क्योंकि हमारा मेन मोटिव ये होता है कि हम जितना सिंप्लीफाई कर सकें उतना सिंप्लीफाई कीजिए, और वहां पर आउटपुट के अंदर में एक फंक्शन होना चाहिए हमारे पास में, एक इनपुट होना चाहिए और एक आउटपुट होना है। जैसे आप नॉर्टन थ्योरम या फिर थेवियन थ्योरम करते हैं, वहां पर भी आपको लोगों की यही अप्रोच रहती है कि एक मेरे पास में करंट होता है, एक वोल्टेज होती है, और एक मेरे पास उसका जो पूरे सिस्टम का जो एक रेजिस्टेंस रहता है, जिसको आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आगे से आप कोई भी फंक्शन गिवन होगा तो उसकी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब उस फंक्शन के अंदर में चाहे मैं कितना भी कर लूं, ये मेरे पास में मुझे इसका फंक्शन पता है, यहां से आप लोग निकाल पाएंगे कि एक और फंक्शन मैंने यहां पर ऐड ऑन कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, जो ट्रांसफर फंक्शन है वो एक और ऐड हो जाएगा मेरे पास में, इसके अंदर में GH प्लस में GH बार यहां पर आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पॉजिटिव फीडबैक का जैसे मैंने आप लोग को बताया कि पॉजिटिव फीडबैक के अंदर में इसकी जो डिनोमिनेटर के अंदर में माइनस जुड़ जाता है। कई बार आप लोगों को क्वेश्चंस के अंदर में ये भी मिल जाता है कि आजकल देखा गया ट्रेंड की जी होता है उसके अंदर में नेगेटिव लगा के दे देता है, तो आपकी मेन अप्रोच यही होनी चाहिए कि आपके डिनोमिनेटर के अंदर में आपको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, नेगेटिव फीडबैक नेगेटिव मिल रहा है नीचे, तो आप कहेंगे कि वहां पर मेरे पास में उसका पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है। चलिए अब बात कर लेता हूं एक न्यूमेरिकल, एक छोटा सा न्यूमेरिकल ब्लॉक डायग्राम को लेकर मैं बात कर लेता हूं, इसके बाद मैं इसको पूरे लेक्चर को वाइंड अप करूंगा और यहां से आप लोग की अप्रोच समझ में आ जाएगी, जितना भी हमने कहानी अभी तक पढ़ी है उसकी मैंने क्या बताया भाई। ठीक है, चलिए एक मिनट, चलो नहीं दिखेगा येलो ना, कोई दिक्कत नहीं।